हेलो फ्रेंड्स, आई एम नम्रता और मैं आशा इनोवेटिव स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड सिटीजनशिप एंड दैट इज़ मेंशन्ड इन पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में हमने सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार में, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। अब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो अभी हमारा जो संविधान है उसमें हमारे 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं, परंतु 44वें संविधान संशोधन से पहले हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। और अब जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा करके मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मीन्स जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 में हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता है। अब इसको हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। और ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब हम ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको हम डीपली डिस्कस करते हैं कि कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं और किस किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो हमारा पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में वर्णित है। और सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठवा है संवैधानिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब हम इसको एक एक करके डीपली डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब ये मैंने अभी आपको बताया कि ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 14 को हम डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति मीन्स सभी व्यक्तियों के लिए जो भी हमारे संविधान द्वारा कानून बने गए हैं वो सभी के लिए समान ढंग से लागू किए जाएंगे। अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी नियुक्ति जब की जाएगी तो उसके लिए सभी को समानता मतलब सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। इसके अपवाद हैं जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग मीन्स SC, ST एंड OBC, क्योंकि ये कम थे तो इनके लिए उस टाइम में स्पेशल राइट्स तय किए गए थे। अब है अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत। इसका तात्पर्य है कि छुआछूत का अंत और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में ये है उपाधियों का अंत। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के, बिना हमारे राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की कोई भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है अब इसमें नहीं है। जो 19F है ये अब हटा करके 300A में वर्णित किया गया है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं ये 19A को 7 इसका 6 पार्ट्स में उल्लेख किया गया है।
19A में है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं भी बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता से स्पीच दे सकते हैं। 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित और सभा होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19B में है मतलब हम शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम किसी भी तरह का संघ बना सकते हैं। 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मीन्स हम अपने पूरे इंडिया में कहीं भी बिना किसी परमिशन के जा सकते हैं। 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, हम किसी भी देश में मतलब हमारे पूरे देश के किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं। 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, हम किसी भी प्रकार का व्यापार या मतलब हमारी जीविकोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। और ये जो हमने अभी बोलने की स्वतंत्रता देखी है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में ये वर्णित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी दोष सिद्धि के तहत जब तक उसे सज़ा नहीं मिलती तब तक ये सारे प्रावधान उसमें वर्णित किए गए हैं। पहला है उसमें किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, मीन्स अगर उसने चोरी की है तो उसे उस चोरी के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, एक से ज़्यादा बार नहीं। और अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने चोरी की है और उसे 2 साल की सज़ा है उस टाइम पे, तो जब उसने चोरी की उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सज़ा है वही मिलेगी, बाद में या पहले कानून में यदि परिवर्तन हो जाता है तो वो उस पर लागू नहीं किया जाएगा। थर्ड है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब किसी को भी बलपूर्वक गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 21 का ये बाद में जोड़ा गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें यह है कि कोई भी हर राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवतरित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का उसे कारण बताना होगा, यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर ही उसे दंडाधिकारी मीन्स कोर्ट में पेश करना होगा। और तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अब हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23 में वर्णित है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मीन्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसका निषेध है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ये नोट है, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया सकता है। अनुच्छेद 24 में वर्णित है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मीन्स 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में वर्णित है
राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने पर विशेष रूप से निश्चित की गई। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर या मस्जिद में जो धन आता है उसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। मतलब बलपूर्वक उसे किसी भी पर्टिकुलर धर्मोपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारा 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। हमारा 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये जो हमारा अधिकार है अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जबकि संविधान की आत्मा हम उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन अगर कहीं भी ये मेंशन हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो हम हमारे अनुच्छेद 32 को कहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार प्रच्छालेख। मतलब ये जो सारे अधिकार हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं और ये पाँचों वो रिट जारी करके करवा सकती है। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण है वह है यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वह यह सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना कर सकता है कि यह सुप्रीम कोर्ट उसकी हेल्प करे। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर, मीन्स अभी मैंने बताया था 24 घंटे के अंदर ही उसे न्यायालय में पेश करे। सेकंड है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए ये परमादेश जारी करती है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख ये एक आज्ञापत्र होता है जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें ये आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी केस हो तो ये आदेश दिया जाता है तो उस केस पर वो लोग कोई कार्यवाही न करें क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। मतलब ये छोटे न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि ये अपने ऊपर के न्यायालयों को भेजें। अधिकार प्रच्छालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार प्रच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।